हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है इतिहास की दुनिया 99 में। दोस्तों, इस वीडियो में बिहार डीएलएड में पूछे गए प्रश्नों का आपको सॉल्यूशन काफ़ी डिटेल से मिलने वाला है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने में है, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। पूना सार्वजनिक सभा का जो स्थापना किया गया था वो एमजी रानाडे यानी महागोविंद रानाडे के द्वारा किया गया था। ये बात आपको याद रखना है। और साथ साथ जो था महागोविंद रानाडे, उसके साथ साथ एक व्यक्ति का नाम और याद रखना है, गणेश वासुदेव जोशी। क्या नाम याद रखना है? गणेश वासुदेव जोशी। गणेश वासुदेव जोशी याद रखना है। दोनों ने मिल करके किया था, ये बात आपको याद रखना है। और आत्माराम पांडुरंग ने किसका स्थापना किया था? 1867 में प्रार्थना समाज का स्थापना किया था। कब किया था? 1867 में प्रार्थना समाज का स्थापना किया था। प्रार्थना समाज का स्थापना कौन किया था? आत्माराम पांडुरंग ने किया था। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, नीचे दिए घटनाओं तथा उसके तिथि का सही मिलान करें। तो रोलेक्ट एक्ट कब हुआ था? 19 मार्च 1919 को हुआ था। रोलेक्ट सत्याग्रह 6 अप्रैल 1919 को हुआ था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन जो हुआ था वो कब हुआ था? 2 दिसंबर 1919 को हुआ था। कब हुआ था? 2 दिसंबर 1919 को। 1, 2, 4। और जिसका अध्यक्षता पूछेगा कौन किया था अमृतसर अधिवेशन का, तो इसका अध्यक्षता करने वाला था मोतीलाल नेहरू। कौन किया था? मोतीलाल नेहरू। और जालियांवाला हत्याकांड तुमको पता ही है, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो 1, 2, 4, 3। तो 1, 2, 4, 3 कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन में मिला लीजिए। 1, 2, 4, 3। 1, 2, 4, 3 ऑप्शन नंबर डी में हमको दिख रहा है। 1, 2, 4, 3। तो इस प्रश्न का भैया ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बिहार में निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान छात्रों द्वारा स्वराज ट्रेन का संचालन किया गया था? तो स्वराज ट्रेन का जो संचालन किया गया था वो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किया गया था। स्टूडेंट ने इस ट्रेन को ही लूट लिया था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 9 अगस्त 1942 को। ये कब हुआ था? 9 अगस्त 1942 को हुआ था, ठीक है। अच्छा, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो ये 1930 में हुआ था। 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। होम रूल लीग आंदोलन ये 2 जगह चला गया था। होम रूल लीग आंदोलन कहाँ चला गया था? अगर बंगाल की बात किया जाए, होम रूल लीग आंदोलन बंगाल में जो चला गया था एनी बेसेंट द्वारा। किसके द्वारा? एनी बेसेंट द्वारा होम रूल लीग आंदोलन बंगाल में चलाया गया था। ये बात आपको याद रखना है। किसके द्वारा? एनी बेसेंट के द्वारा। और अगर पूछेगा कि एनी बेसेंट के द्वारा, महाराष्ट्र में पूछेगा कि होम रूल लीग आंदोलन किसके द्वारा चला गया था, तो महाराष्ट्र में जो चलाया गया था, महाराष्ट्र में चलाया गया था, महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा चलाया गया था। BGT के द्वारा चलाया गया था। अगर बिहार में पूछ लेगा कि होम रूल लीग आंदोलन कौन चलाया था, तो मित्रों बिहार में जो चलाया था वो मौलाना मजहरुल हक। कौन चलाया था? मजहरुल हक चलाया था। और मौलाना मजहरुल हक ने सदाकत आश्रम का स्थापना किया था। ये बात आपको याद रखना है। और इसी सदाकत आश्रम से एक पत्रिका निकलता था। आप लोग बताइए उस पत्रिका का क्या नाम था? तो उस पत्रिका का नाम था मदरलैंड पत्रिका। क्या नाम था? मदरलैंड पत्रिका। और इस सदाकत आश्रम के लिए ज़मीन दान में दिया था। कौन दिया था? खैरू मियाँ। कौन दिया था? खैरू मियाँ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में किस मुगल शासक ने 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा नीति को लागू किया था? तो 2 अस्पा और सिंह अस्पा नीति को जो लागू किया था वो कौन किया था? तो वो किया था जहांगीर ने। यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। जहांगीर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, 2 अस्पा नीति क्या था इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। 2 अस्पा जो था और सिंह अस्पा, 2 अस्पा का अर्थ होता है 2 घोड़ा और सिंह अस्पा का अर्थ होता है 3 घोड़ा। मतलब कि जो भी व्यक्ति घोड़ा लेकर के आएगा उसको क्या कर दिया जाएगा? घोड़ा लेकर उसको सेना में भर्ती कर दिया जाएगा। तो ये बात आपको याद रखना है। इस नीति का प्रतिपादन कौन किया था? तो जहांगीर ने किया था, ठीक। अच्छा, जहांगीर के
काल को हम लोग चित्रकला का स्वर्णकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? चित्रकला का स्वर्णकाल पूछेगा किसके समय को कहा जाता है, तो जहांगीर के कार्यकाल को कहा जाता है, चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। ठीक। और जहांगीर से क्या क्वेश्चन बनता है, तो इसके दरबार में कुछ चित्रकार रहता था जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि अबुल हसन किसके दरबार में रहता था? अबुल हसन किसके दरबार का चित्रकार था? तो अबुल हसन भी इसी के दरबार का था। और क्वेश्चन पूछेगा कि बिशन दास बताओ। बिशन दास भी इसी के दरबार में रहता था। मनोहर नामक चित्रकार किसके दरबार में रहता था? तो इसी के दरबार में रहता था। ठीक। उस्ताद मंसूर भी किसके दरबार का चित्रकार था? तो इसी के दरबार का चित्रकार था। नेक्स्ट अगला प्रश्न, सतनामी विद्रोह किस मुगल शासक के समय में हुआ था? तो सतनामी विद्रोह जो हुआ था वो अंग्रेज के समय में हुआ था, 1672 में हुआ था। तो और ये किसके समय में हुआ था? तो ये औरंगजेब के समय में हुआ था। और इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल राइट। और ये कब हुआ था? 1672 में। कब हुआ था? 1672 में सतनामी विद्रोह हुआ था। ये बात आपको याद रखना है। अच्छा, जाट विद्रोह कब हुआ था? तो जाट विद्रोह किसके समय हुआ था? तो जाट विद्रोह भी औरंगजेब के समय में ही हुआ था। और औरंगजेब को हम लोग आलमगीर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? आलमगीर के नाम से पूछेगा कि, और आलमगीर या गाजी के नाम से हम लोग किस मुगल शासक को जानते हैं? तो आलमगीर के भी नाम से हम लोग इसी को जानते हैं। ठीक। और जहांगीर को हम लोग किस नाम से जानते हैं? जहांगीर को हम लोग सलीम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सलीम के नाम से जानते हैं। और अकबर को हम लोग जलालुद्दीन के नाम से जानते हैं। अकबर का बचपन का नाम क्या था? जलालुद्दीन था। अच्छा, जहांगीर को अकबर जो था प्रेम से शेखू बाबा कहा करता था। और शाहजहां का जो बचपन का नाम था क्या था? खुर्रम था। ये बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, ऋग्वेद काल में किस नदी को सर्वाधिक पवित्र नदी माना गया है? तो ऋग्वैदिक काल में जो सर्वाधिक पवित्र नदी है वो किसको माना गया है? तो माना गया है सरस्वती नदी को। किसको माना गया है? तो सरस्वती नदी को जो है सर्वाधिक पवित्र नदी माना गया है। ये बात आपको याद रखना है। अच्छा, ऋग्वैदिक काल में के कुछ नदियाँ के बारे में मैं आपको बताता हूँ। अगर कहेगा कि ऋग्वेद में सर्वाधिक बार चर्चा किस नदी का है? तो सिंधु नदी का सबसे अधिक बार चर्चा है। ये बात आपको याद रखना है। अच्छा, और क्वेश्चन पूछेगा किस देवता का चर्चा सर्वाधिक है ऋग्वैदिक काल में? तो इंद्र का। किसका चर्चा है? इंद्र का चर्चा है। इंद्र की चर्चा कितना बार है? तो लगभग 250 बार। कितना बार है? लगभग 250 बार इंद्र का चर्चा है। ये बात आपको याद रखना है। ठीक। अच्छा, फिर कहेगा अग्नि शब्द का चर्चा कितना बार है? तो अग्नि शब्द का जो चर्चा है वो 200 बार है। कितना बार है? अग्नि शब्द का चर्चा 200 बार है। अच्छा, ऋग्वेद में झेलम नदी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो वितस्ता के नाम से जानते हैं। और ब्यास को हम लोग किस नाम से जानते हैं? विपाशा के नाम से जानते हैं। और चिनाब को हम लोग अस्किनी के नाम से जानते हैं। गंडक को हम लोग सदानीरा के नाम से जानते हैं। सतलज को हम लोग शतुद्री के नाम से जानते हैं। और रावी को हम लोग परुष्णी के नाम से जानते हैं। तो ये ऋग्वैदिक काल में जो नदी था इसका ये सब नाम कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। आप लोग याद कर लीजिएगा। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। चिनाब नदी को हम लोग ऋग्वैदिक काल में अस्किनी के नाम से जानते थे। ब्यास नदी को विपाशा के नाम से जाना जाता था। रावी को परुष्णी के नाम से, सतलज को शतुद्री के नाम से, गंडक को सदानीरा के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर वहां से बौद्ध का भिक्षापात एवं अनोखा कुक्कुट अपने साथ ले गया? तो वो कौन ले गया था? तो कनिष्क। कौन ले गया था? तो कनिष्क ले गया था। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, कनिष्क। अच्छा, कनिष्क को हम लोग दूसरा अशोक या छोटा अशोक के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक। अच्छा, कनिष्क से और भी कुछ प्रश्न पूछा जाता है जो आपके एग्जाम में कनिष्क पूछेगा कौन सा धर्म को मानता था? तो यह बौद्ध धर्म को मानता था। अब बौद्ध धर्म में भी पूछेगा कौन शाखा को मानता था? तो यह बौद्ध धर्म में भी महायान शाखा को मानता था। कौन शाखा को मानता था? महायान शाखा को बौद्ध धर्म में मानता था। ठीक। अच्छा, और इसी कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध संगीति हुई। चौथा बौद्ध संगीति पूछेगा कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था कुंडल वन। और कुंडल वन कहाँ पर था भैया? जम्मू कश्मीर में। तो यही जम्मू कश्मीर में कनिष्क के समय में चौथा बौद्ध संगीति हुआ था। ये बात आपको याद रखना है। और जिसका अध्यक्ष पूछेगा कौन था? तो अध्यक्ष जो था वसुमित्र था। कौन था? वसुमित्र इसका अध्यक्ष था। ये बात आपको याद रखना है। और इसके दरबारी कौन कौन था?
अश्वघोष था, वसुमित्र था, चरक था, पार्श्व था और नागार्जुन था। ये बात कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कनिष्क के दरबारी कौन कौन था, तो आपको बताना अश्वघोष, वसुमित्र, चरक, ABC। ट्रिक है ABC। ए से अश्वघोष, बी से वसुमित्र, सी से चरक और CP। सी से याद रखना है, सी से चरक याद रख लेना है और पी से पार्श्व याद रख लेना है, एन से नागार्जुन याद रख लेना है। तो इतना सारा इसका क्या था, दरबारी था, ये बात आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? तो रोजगार कार्यालय का जो स्थापना किया था वो कौन किया था? तो वो किया था फिरोज शाह तुगलक। कौन किया था? फिरोज शाह तुगलक किया था। ये बात आपको याद रखना है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब मैं आपको कुछ प्रश्न बताता हूँ फिरोज शाह तुगलक से जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। चलिए सबसे पहले अगर कहेगा कि दीवान-ए-बंदगान का स्थापना कौन किया था? दीवान-ए-बंदगान, दीवान-ए-बंदगान। फिर कहेगा दीवान-ए-खैरात, दीवान-ए-खैरात। फिर कहेगा दीवान-ए-इस्तिहाक, दीवान-ए-इस्तिहाक, इस्तिहाक। दार-उल-सफ़ा, दार-उल-सफ़ा। इस सब का स्थापना कौन किया था? फिरोज शाह तुगलक किया था। फिरोज शाह। अच्छा, अगर पूछ लेता कि दीवान-ए-अर्ज यह एक सैन्य विभाग था, दीवान-ए-अर्ज यह एक सैन्य विभाग था और इसका स्थापना कौन किया था? अलाउद्दीन खिलजी। कौन किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ये बात आपको याद रखना। कौन किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अच्छा, दीवान-ए-अर्ज इसका स्थापना बलबन किया था। कौन किया था? माफ़ करना, इसका स्थापना कौन किया था? बलबन किया था। दीवान-ए-मुश्तक-राज, दीवान-ए-मुश्तक-राज, दीवान-ए-मुश्तक-राज का स्थापना कौन किया था? तो इसका स्थापना अलाउद्दीन खिलजी किया था। ये इसका वित्त विभाग था। दीवान-ए-अमीर कोही, दीवान-ए-अमीर कोही ये कृषि विभाग था, कृषि विभाग था। ये बात याद रखना। और इसका जो स्थापना कौन किया था? मोहम्मद बिन तुगलक, MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने इसका स्थापना किया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न